हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं एएमयू में, उसको हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, जो कि काफ़ी सिंपल सा लेक्चर होने वाला है, और फार्मूला मास क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए बात करते हैं आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। देखिए, कैलकुलेट करने का तरीका दोनों का एक ही है। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही फार्मूला मास को भी कैलकुलेट करेंगे एएमयू के अंदर या ग्राम के अंदर। लेकिन फार्मूला मास थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है मॉलिक्यूलर मास से, यानी कैसे कंपाउंड का हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और कैसे कंपाउंड का फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, चीज़ों को आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है पहला हमारा मॉलिक्यूलर मास। बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, तो अब यहाँ पे हमें देखिए कैलकुलेट क्या करना है मॉलिक्यूलर मास एएमयू के अंदर। जैसे कि हम लोग एटम का मास जो निकाल रहे थे एटॉमिक मास यूनिट में, वैसे ही मॉलिक्यूल का भी मास निकालेंगे हम लोग एएमयू के अंदर, या यू में लिख सकते हैं एमयू को हम लोग। तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मेथेन CH4, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, जितने भी इसके अंदर एटम है सभी एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर एटम का एटॉमिक मास हमें पता है एएमयू के अंदर, तो हम लोग को करना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसी के हेल्प से। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास से, तो जितने भी इसके अंदर एटम प्रेजेंट हैं सबके मास को क्या करना है, हमें केवल और केवल ऐड कर देना है। तो ऐसा नहीं है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं एटम कितने हैं। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट केवल दो ही हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के 4 एटम और कार्बन के 1 एटम। तो एलिमेंट तो इसके अंदर, एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक है हमारा हाइड्रोजन। ये तो एलिमेंट हो गया हमारा। अगर बात करेंगे इसके अंदर एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक एटम कार्बन का है और 4 एटम हो गए हाइड्रोजन के। तो सारे एटॉमिक मास को जब हम लोग ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हमारा कैलकुलेट होके आएगा। तो इससे कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पेपर में कभी कभी गिवन भी रहता है, लेकिन हमें कुछ एटम, नॉर्मल एटम जैसे कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो उसका हमें एटॉमिक मास अगर एमयू में पता है तो अच्छी बात है, जिससे हम लोग ईजिली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12.011 एएमयू, या यू लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का 16, वैसे तो होता है 15.99, लेकिन उतना 99, ठीक है, को हम लोग क्या करते हैं 16 सीधे लिख देते हैं, सीधे 16 इसको लेके चलेंगे, इतना एमयू। ये हो गया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के लिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में, वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का एमयू में एटॉमिक मास निकाला था, वो कितना आ रहा था 1.0078, जिसे हम लोग राउंडिंग में 1.008 मान के चल रहे थे। तो वही हम लोग लेके यहाँ भी चलेंगे 1.008 एएमयू। तो ये कुछ एटम्स हैं, ठीक, जिनका एटॉमिक मास हमें ऐसे पता होना चाहिए इजी वे में। अब यही एटॉमिक मास पेपर में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन हमको इतना याद होना चाहिए तो ठीक है। जैसे बहुत बड़ा कोई अगर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कई सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, जिनका एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है, तो वो पेपर में गिवन रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो इसमें कार्बन तो एक ही एटम है, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 12.011 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन के लिए क्या आ जाएगा 1.008। अब हमें करना क्या है, इसे केवल हमें सॉल्व कर देना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.011 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम लोग
तो आएगा 4 8 जा 32, तो आ गया हमारा 2 4 0 0, आ गया हमारा 3 4 0, आ गया इतना। ठीक, यह आ जाएगा कितना हमारे पास, यह आ जाएगा हमारा ठीक 4.032। अब जैसे ही इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो गया हमारा 3, और ये हो जाएगा 4.0, और ये आएगा हमारा 6 4 12 4 16। ठीक, इस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है, बार बार इधर लग जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 16.043 AMU, या हम लोग सिंपल U लिखें चाहे AMU इसके आगे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, यानी एटॉमिक मास को हमें क्या करना है, केवल और केवल ऐड कर देना है। हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि एटम कितने हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके कार्बन में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। कुछ और एग्जांपल आइए ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास किसी अनदर एटम का, जैसे मैंने ले लिया H2SO4, पूछ दिया कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिए। ठीक, तो हम लोग अभी मास देखिए कैलकुलेट किस में कर रहे हैं, तो हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे हैं AMU के अंदर। ठीक, यानी एटम का जो मास है वो क्या है, AMU में है। तो एटम का मास जो AMU में होगा तो उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका मास भी तो क्या होगा, AMU में आएगा, क्योंकि एटम से ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता है। और तो यहाँ पे हम लोग देखिए निकालेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम, तो लिख देंगे 2 × H प्लस 1 सल्फर है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो आइए सबके हम लोग एटॉमिक मास को देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है 1.008, और सल्फर की बात करेंगे, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है 16। ठीक, इतना हमारे पास सबका एटॉमिक मास है। तो बस इसमें क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो चीज़ों को जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा, AMU के अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक, अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे, एक हमारे पास नया टर्म आ गया जिसका नाम है फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग समझ लिए, फार्मूला मास क्या है। तो अगर बात करेंगे देखिए फार्मूला मास की, तो यहाँ पे अगर लिखा जाए फार्मूला मास, तो फार्मूला मास देखिए हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, निकालेंगे जिसमें उसके जो भी एटम्स होंगे या उसके अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, या हम लोग बोल सकते हैं उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स उसके हैं उस कंपाउंड के, वो क्या होंगे, एक साथ कंबाइंड होंगे। जैसे मॉलिक्यूलर मास हम लोग जब निकालते थे तो मॉलिक्यूलर मास के अंदर किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल था, यानी कोई भी हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे हम लोग ले लेते हैं वाटर, तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। अब उसके अंदर क्या है, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल क्या है, सेपरेट हैं। यानी अगर मैं वाटर ले लूँ, ठीक, तो उस वाटर के अंदर कई सारे क्या है, H2O के इस तरीके से क्या है, ढेर सारे H2O, इस तरह से हमारे पास क्या है H2 और एक बीच वाला O हो गया, फिर ये O हो गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इस कंपाउंड के, वो सेपरेटली मतलब अलग अलग होते हैं। यानी ये क्या है, हमें H2O का एक मॉलिक्यूल हमें अलग से मिल जाएगा, वो चाहे आइस के अंदर हम लोग देखें, ठीक, चाहे वाटर के अंदर देखें, चाहे वेपर के अंदर देखें, अगर हमारे पास H2O का जो मॉलिक्यूल है तो वो क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में एकदम नहीं रहता है वो, ठीक, एक सेपरेट मॉलिक्यूल वो बनाएगा। ठीक, अब सारे H2O के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सारे मॉलिक्यूल एक इंट्रैक्शन के थ्रू क्या है, अटैच्ड है एक दूसरे से, लेकिन सब मॉलिक्यूल अपने इंडिविजुअल फॉर्म में ऐसे दिखते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग ऐसे ही मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या हो, अलग से कोई मॉलिक्यूल हमें दिखे, मॉलिक्यूल हमें क्या हो, वो अलग से दिखे। जैसे मेथेन गैस है, मैंने लिया था CH4, निकाला था मैंने CH4 का मॉलिक्यूलर मास, तो CH4 का एक मॉलिक्यूल हमें अलग से मिल जाता है इसके गैसियस फॉर्म के अंदर। अगर मैं मेथेन गैस हम लोग लेंगे तो उस मेथेन गैस के अंदर जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, CH4 के पार्टिकल्स होंगे। तो सारे, ऐसा नहीं कि सारे CH4 एक साथ एकदम जुड़े हुए हैं,
वो अलग अलग हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल उसके दिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के लिए निकालते हैं जिसके पार्टिकल्स क्या हो, वो सेपरेटली हमें एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, दिख जाएं, वो अलग अलग रहें। जैसे वाटर हो गया, CH4 हो गया, अभी मैंने लिया था H2SO4, तो H2SO4 का जो एक मॉलिक्यूल है वो अलग से रहता है हमारे पास, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरे H2SO4 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन हर अलग अलग वो मॉलिक्यूल क्या होते रहते हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता हो गया। लेकिन अब दिक्कत आई फार्मूला मास में। तो फार्मूला मास की देखिए कहानी अलग है। जब फार्मूला मास की बात करेंगे तो ऐसे कंपाउंड का फार्मूला मास निकालते हैं जिसमें उसके सारे स्पीसीज या हम लोग बोल सकते हैं सारे पार्टिकल्स क्या हो, एक साथ कंबाइंड हो। जैसे अगर मैंने ले लिया NaCl, तो हमको तो पता है कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl है, लेकिन NaCl का एक मॉलिक्यूल अलग से नहीं मिलता है। अगर मैं NaCl का एक मॉलिक्यूल लेने जाऊं तो एक Na एक Cl के साथ वो इंडिविजुअल हमें NaCl के अंदर नहीं मिलेगा। ढेर सारे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, पूरे ढेर सारे एक गुच्छे के अंदर हमें मिलेंगे, जिससे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। यानी अगर मैंने NaCl का मतलब क्या होता है, ये कॉमन साल्ट है, तो अगर मैंने कॉमन साल्ट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया या उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल ले लिए, तो उसके अंदर क्या होंगे, ढेर सारे Na और Cl के पार्टिकल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं आयंस, ठीक है, वो कंबाइंड एकदम रहेंगे। अलग से एक NaCl का मॉलिक्यूल हमें वहाँ पे नहीं दिखेगा। ये कैसे रहता है, तो आइए इसके हम लोग थोड़ा सा ड्रा करके समझते हैं चीज़ों को। तो NaCl को अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें दिखेगा। मैंने, ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास NaCl का क्या है, क्रिस्टल डायग्राम, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक, सोडियम और क्लोरीन। NaCl के अंदर क्या है, एक Na है और एक Cl है। देखिए होता क्या है कि NaCl ये बना हुआ है दो तरह के आयन से मिलकर बना हुआ है। ये हम लोग चीज़ों को आगे भी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि NaCl क्या है, आयन से मिलकर बना हुआ है। तो आयंस का मतलब होता है जब भी एटम पे क्या हो, चार्ज डेवलप हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो Na पर क्या होता है, Na पर पाया जाता है प्लस चार्ज, इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव आयन, और Cl पे क्या होता है, नेगेटिव आयंस। तो यही क्या है, Na और Cl के क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक। तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इन्हीं आयन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन दो आयन एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं दिखेंगे, ये कई सारे लाखों करोड़ों आयंस क्या होंगे, एक साथ कंबाइंड होते हैं। तो वो किस तरह से दिखते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आइए इसमें एक और हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं ऊपर। तो ये देखिए बन गया हमारा डायग्राम NaCl का। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कनेक्ट करा देते हैं चीज़ों को, ठीक। और इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास NaCl के आयंस अरेंज होते हैं NaCl के क्रिस्टल में, जो कि मैंने पहले बोला था क्या होता है, क्रिस्टल। यानी नमक का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो क्या है, वो क्रिस्टल है। तो उस क्रिस्टल के अंदर देखिए कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे अरेंज होंगे। अब ये डायग्राम से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रा करते हैं। तो अगर मैं पहले बना दूं Na+, तो यहाँ देखिए दो आयन से मिलकर बना हुआ है NaCl पूरा। तो Na+ और Cl- से, तो होता क्या है कि Na+ इस तरीके से रहता है, एक यहाँ पे मान लेते हैं Na+ है, ठीक, फिर यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे होगा, मतलब अल्टरनेट कॉर्नर जगह पे होगा, जहाँ जहाँ मैंने, ठीक है, ये बनाया हुआ है लाइन, तो वो अल्टरनेट होगा। यहाँ है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है Na+, फिर यहाँ पे नहीं तो क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ। यानी हम लोग क्या करेंगे, सभी कॉर्नर पे बना देते हैं Na+ को। एक यहाँ पे नहीं है, फिर इस कॉर्नर पे होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमें देखने के लिए Na+ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे नहीं होगा तो इस पॉइंट पे यह दिखेगा Na+, और एक रहेगा इधर, फिर एक मैं बना दे रहा हूँ इधर, यहाँ या नहीं है तो यहाँ रहेगा बीच में, ठीक। अब देखिए जो बाकी जगह यहाँ पे दिख रहा है बचा हुआ, अब उस जगह पे क्या होता है, हमारे पास Cl- वाला आयन प्रेजेंट होगा।
तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ये क्या है Cl माइनस, फिर एक यहाँ पे Cl माइनस, फिर एक रहा इधर आपका Cl माइनस, मतलब अल्टरनेट होंगे, एक Na होगा तो उसके बगल में Na कभी नहीं होगा, उसके बगल में क्या होगा Cl वाला आयंस प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे Na छूट गया तो हम लोग बना देंगे बाद में इसको भी। तो ये सारे ग्रीन वाले जो लाइन पॉइंट दिख रहे हैं वो क्या है Cl माइनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है हमारा Cl माइनस आयंस है, और कहीं कहीं Na देखिए अभी गायब है तो उसको भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक Na प्लस भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा बन चुका है हमारा कंप्लीट। यहाँ भी एक Cl माइनस को ला देते हैं हम लोग फिर से, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से NaCl के स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं। यानी अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया, तो उसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस के जो आयंस होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे। यानी ये हमारा जो ग्रीन वाला है वो क्या है Cl माइनस है, और जो रेड वाला दिख रहा है वो क्या है Na प्लस है। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल एक साथ तो अकेले नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ढेर सारे Na प्लस Cl माइनस एक साथ हैं। और ये मैंने क्या बनाया है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस का मतलब क्या होता है, एक पूरा ये नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आप लोग के बुक में इसको क्या किया है, क्लोज करके बनाया गया है। देखिए एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है, ये मैंने हम लोग पढ़ने के लिए केवल बना रहे हैं। इसी से हम लोग अभी फार्मूला मास निकालेंगे, यानी इसका फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में NaCl ऐसे रहता है, एक NaCl को इस तरह से घेरा होता है, ऐसे पूरे सारे कंबाइंड होते हैं। यानी अगर मैं सारे एटम को एक साथ ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे चारों तरफ से कंप्रेस करके दबा दूँ चारों तरफ से, तो ये क्या होंगे, सारे पार्टिकल एक दूसरे में एकदम क्लोज जाएंगे। इसको क्या किया गया है, थोड़ा दूर दूर करके समझने के लिए बनाया गया है। एक्चुअल में क्या होता है, Na प्लस के बगल में तुरंत Cl माइनस, फिर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो होगा NaCl का वो क्या होगा, एक Na प्लस होगा, फिर एक Cl माइनस ऐसे, फिर एक Na प्लस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस। फिर इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पार्टिकल्स इसके अरेंज होते हैं। अल्टरनेट तो रहेंगे लेकिन कुछ इस तरीके से रहते हैं। इसी चीज़ को क्या किया गया है, दूर करके समझाया गया है, जिससे हमको पीछे के भी पार्टिकल्स को पता चल जाए, उसके बगल में क्या ऊपर नीचे। तो ऐसे अगर मैं बनाऊंगा तो इसके पीछे का हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, 3D है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, कोई सॉलिड अगर लेंगे तो 3D तो होगा, ठीक, जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें आइडिया क्या मिलता है, यहाँ से हमें आइडिया ये मिला कि एक Na से कितने Cl कनेक्टेड हैं, सारे मॉलिक्यूल सारे आयंस क्या है इसके कनेक्टेड हैं एक साथ में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक Na या एक Cl को पहले पकड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास जो ग्रीन वाला पार्टिकल है वो क्या है, वो Cl माइनस है। तो इस Cl के साथ कितने Na जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को आइए हम लोग थोड़ा सा लाइन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो Cl वाला बना हुआ है, यहाँ पे बीच में Cl बैठा हुआ है, इससे देख सकते हैं एक Na इधर, 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक Cl माइनस से, ठीक है, 6 Na प्लस डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। वैसे ही अगर मैं पकड़ लूँ किसी Na प्लस को, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, रेड वाला Na प्लस है। अब इस Na प्लस Cl के साथ जुड़ा हुआ है 1 2 3, फिर इधर 4 5, और ये तो ऐसा तो नहीं है, मैंने क्या बोला है, ये क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो अगर मैं बड़ा टुकड़ा लूँगा तो उसके आगे भी मॉलिक्यूल्स आयंस होंगे। तो इधर भी क्या होगा, एक इधर भी Na प्लस रहेगा ही। तो यहाँ भी क्या होगा, एक Na, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, एक Cl माइनस यहाँ भी जुड़ा होगा। मतलब ये तो डायग्राम चलता रहता है, यानी एक Na देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 Cl यहाँ भी जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक Na प्लस से भी 6 Cl माइनस जुड़े हुए हैं। यानी हर Cl माइनस 6 Na से और हर Na प्लस 6 Cl से कनेक्टेड है। यानी इसके अंदर जितने Na प्लस हैं उतने Cl माइनस के आयंस हैं। यानी इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यानी 6:6 का रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। यानी एक Na से 6 Cl, एक Cl से, ठीक है, 6 Na जुड़े हुए हैं। तो अगर इस रेशियो को कैंसिल किया जाए तो क्या आएगा, 1:1,
ठीक है, यानी जितने Na है उतने Cl इसके अंदर होंगे। अगर Na प्लस 100 है तो Cl माइनस भी क्या होंगे, 100 होंगे, क्योंकि सारे इक्वल नंबर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर ऐसा रहता कि एक Na से 6 Cl होता और एक Cl से 3 ही Na होता तो रेशियो क्या बनता, 6:3 का, यानी 2:1 का रेशियो बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना Na है उतना Cl भी है, तो 6:6 का रेशियो बन रहा है, यानी इसको हम लोग सिंपल में लाएंगे कैंसिल करके, तो क्या आएगा, 1:1 का आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को बनाएंगे। तो 1:1 का मतलब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में Na और Cl क्या है, एक एक हैं, यानी एक Na है और एक Cl है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1:1 को देखते हुए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, NaCl, यानी एक Na के साथ एक Cl हम लोग ऐसे करके लगा देंगे। अगर यही रेशियो क्या आता, 2:1 का आता, तो पहले हम लोग लिखते क्या, Na2Cl लिखते। ठीक, तो हमारा जो फार्मूला बना वो कैसे बना, इसी क्रिस्टल को समझते हुए फार्मूला हमारा बन गया। अब हमको फार्मूला तो पता चल गया, इसका मास कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने का तरीका पहले वाला ही है, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे वैसे ही फार्मूला मास को भी निकालेंगे। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है और फार्मूला मास किसका निकालना है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग ऐसे कंपाउंड का निकालेंगे जिसके मॉलिक्यूल क्या हो, अलग अलग, हमें पता हो कि इसका एक मॉलिक्यूल इस तरीके से हमारे पास है। ठीक, अलग से, जैसे CH4 है, H2O है, H2SO4 है, CO2 है, तो ये सब क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता, उसका निकालते हैं हम लोग फार्मूला मास, यानी वो क्या होते हैं, ढेर सारे कंबाइंड होते हैं। उस कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद उसका फार्मूला बनाएंगे, और जो फार्मूला बनेगा उसी फार्मूला से उसका फार्मूला मास निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए, अगर किसी मॉलिक्यूल ठीक कंपाउंड का जो फार्मूला मास है MgCl2, तो MgCl2 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है, 1:2 का है, यानी Mg के साथ 2 Cl हैं, यानी एक Mg के साथ 2 Cl का रेशियो आ रहा है। तो इसका फार्मूला मास क्या होगा, इसमें रेशियो क्या है, 1:2 का है, इसलिए इसका फार्मूला मास क्या बन गया, MgCl2 का। तो रेशियो को देखते हुए हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। लेकिन अब इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट करने का तरीका इजी है। ठीक, तो आइए इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो NaCl का जब भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला मास निकालेंगे, तो फार्मूला निकालने में केवल दिक्कत है, मास इसका निकालना क्या है, पहले वाला ही केस हमें लगाना है। तो यहाँ ये निकाल लेते हैं इसका मास। तो यहाँ पे क्या है, एक Na और एक Cl है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 प्लस, एक ही क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 58.5 AMU, या हम लोग यू भी लिख सकते हैं। तो मास कैलकुलेट करने वाला दिक्कत नहीं है, मास कैलकुलेट जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, फार्मूला मास भी वैसे ही हमें निकालना है। लेकिन हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि फार्मूला मास किस कंपाउंड का निकालेंगे और मॉलिक्यूलर मास किस कंपाउंड का निकालेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया फार्मूला मास, तो इसको कर लीजिए नोट। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया AMU के अंदर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का होने वाला है, जहाँ से हमारा न्यूमेरिकल टर्म स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल क्या होता है, ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यानी जब मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में कैसे निकालेंगे, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास सब किस में निकाला है, AMU में निकाला है। यानी हम लोग किस चीज़ का निकाल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं, एक एटम का मास निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट, तब हम लोग क्या करेंगे, मोल में निकालेंगे चीज़ों को, यानी ठीक है मोलर मास निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे चीज़ों को समझेंगे। उसके लिए हमको क्या जानना जरूरी है, मोल कॉन्सेप्ट। तो हमारा अगला वीडियो होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट का। तो इस वीडियो को करते हैं पे समाप्त, पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।